मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने स्टडी किया चार्जिंग बाय कंडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज जो हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ के नाम से रहेगा और लास्ट में फिर हम लोग स्टडी करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं हम कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ, देखिए ये जो नियम है ये चार्ल्स डी ऑगस्टिन कूलॉम के द्वारा 1785 के अंदर बताया गया बाय कंप्लीटिंग हिज टोरसल बैलेंस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन के बारे में, कुछ कांस्टेंट्स के बारे में और जो भी पैरामीटर्स हमने कूलॉम फोर्स के अंदर यूज किए हैं उनके बारे में और फिर टोरसल बैलेंस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखते हैं कूलॉम्स लॉ की। तो चलिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ interaction between two point charged particles is directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to square of distance between them and the force acts along the line which joining them तो स्टेटमेंट में कूलॉम कहता है हमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का यहां क्या मीनिंग होगा, या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन या फिर यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है किन के बीच में, दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस की प्रोडक्ट पर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और फोर्स उस डिस्टेंस के साथ काम करता है, उस डिस्टेंस के साथ लगता है जो डिस्टेंस उनको आपस में ज्वाइन करती है। तो चलिए अब वर्ड्स की बात करें। यहां एक वर्ड आता है आपका पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स होगा क्या? देखिए आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर स्टडी किया पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने क्या बताया था वहां आप लोगों को कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है और उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो उसका साइज है वो नेग्लिजिबल रहेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या नाम देते थे? पॉइंट ऑब्जेक्ट नाम देते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हमारी अर्थ किसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, और उस ऑर्बिट के कंपैरिजन में जो अर्थ का साइज है वो नेग्लिजिबल है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग हमारी अर्थ को क्या बोल सकते हैं? एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ऐसे बहुत से जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोले जा सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों के पास क्या होगा? एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल रहेगा
और पॉइंट चार्ज पार्टिकल क्या होगा, जो अपने साइड से क्या करता है, ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ऐसे चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या नाम देंगे, पॉइंट चार्ज पार्टिकल नाम देते हैं। तो यहां ये हमें कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है किन के बीच में, दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस की। तो यानी कि चाहे आपके पास चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव आए, अगर आप उसका मैग्नीट्यूड कर लेते हो, मॉडुलस कंसीडर कर लेते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा कैसा रिजल्ट मिलेगा, ये पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इस कारण हम कहेंगे कि जो हम ये लॉ पढ़ रहे हैं वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमें फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर पर क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टॉरजन बैलेंस एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखिए कूलाम क्या करता है, एक सिलेंड्रिकल ग्लास वेसल को कंसीडर करेगा और सिलेंड्रिकल ग्लास वेसल के ऊपर एक जगह पर वो क्या करता है, एक सर्कुलर स्केल को फिट कर देता है। बताएंगे सर्कुलर स्केल का भी क्या काम रहेगा यहाँ। उसके बाद उसने क्या किया, एक टॉरजन हेड को लिया। टॉरजन हेड आपका क्या होता है, एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को आसानी से रोटेट करने में क्या करे, मदद करे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसी अरेंजमेंट को आप क्या नाम देते हो, टॉरजन हेड नाम देते हो। और उस टॉरजन हेड से उसने क्या किया, एक फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप को लिया। फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप क्या है, आपकी एक ऐसी स्ट्रिप है जो जिसमें खिंचाव क्या होगा, ना के बराबर रहेगा। और फिर स्ट्रिप के साथ वो क्या करता है, एक मेटालिक रोड को जोड़ देता है, हॉरिजॉन्टल मेटालिक रोड को। और उस मेटालिक रोड को उसने क्या किया, दो मेटालिक सफेयर को जोड़ दिया। ये आपका क्या रहेगा यहाँ इस कंडीशन के अंदर, यहाँ ये टॉरजन हेड है, ये आपकी फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप है और ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल रहेगा। फिर वो क्या करता है, अनदर मेटालिक रोड को कंसीडर करता है, यहां एक होल को रखता है और यहां वो क्या करता है, अनदर मेटालिक रोड को रखेगा। तो आपको दो तरीके से इस बात को समझना है, टॉरजन बैलेंस एक्सपेरिमेंट को समझना है। स्टार्टिंग में वो क्या करता है, जो आपका ये वाला मेटालिक सफेयर है और इस मेटालिक सफेयर को आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकल टच के अंदर रखता है, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेगा। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, इस मेटालिक रोड को एक चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ टच में रखा, यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन के साथ रखा उसने। यहां मान लीजिए इस चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो हम मान लेते हैं कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और आप लोगों को पता है कि यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन है, तो कौन सी चार्जिंग होगी, चार्जिंग बाय कंडक्शन एग्जिस्ट करेगी। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के कारण यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, इस सफेयर पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और ऐसे ही ये दोनों आपस में किसमें थे, फिजिकल टच में थे, तो यहां भी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा। तो ये वाली जो मेटालिक रोड है ये क्या करती है, ऑसिलेट करती है, रोटेट करती है, इस तरीके से इधर की तरफ आती है मान लीजिए। तो वो क्या करते हैं, सर्कुलर स्केल के ऊपर डिस्टेंस को नोट कर लेगा। वो डिस्टेंस मान लीजिए क्या आपके पास r डिस्टेंस है, और आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ जो चार्ज है सफेयर पर वो Q1 चार्ज है और इस सफेयर पर जो चार्ज है वो Q2 चार्ज है। तो उसने क्या देखा कि Q1 Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस माना, r डिस्टेंस माना। और स्टार्टिंग में उसने मान लीजिए मीडियम जो यहाँ कंसीडर किया वो एयर को कंसीडर किया। तो इस तरीके से वो कहता है कि यहाँ जो फोर्स है वो इन चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
फिर उसने क्या किया, यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया। जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहां स्मॉल k कंसीडर किया जाएगा और उस स्मॉल k को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से या कूलॉम कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास अब ये आ जाएगा फोर्स का, और हम लिखेंगे वेयर स्मॉल k इज द कूलॉम कांस्टेंट या कूलॉम कांस्टेंट के नाम से हम इसको जानते हैं, या इसको आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से। अब वो क्या करता है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम रखता है, Q1 Q2 यानी कि चार्ज तो उतना ही रखेगा, और उन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में टोरोजन हेड को इस तरीके से रोटेट करता है कि डिस्टेंस भी क्या रहे, सेम बना रहे। लेकिन उसने क्या बदल दिया, यहां मीडियम बदल दिया। मान लीजिए अब यहां मीडियम हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, वाटर इस ग्लास बीकर के अंदर क्या है, मीडियम है। तो वो देखता है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो यहां बदल जाएगा। मान लीजिए पहले फोर्स आपका क्या था, F फोर्स था, अब मीडियम बदलने पर फोर्स कितना आ जाता है हम लोगों के पास, F डैश फोर्स आ जाता है। और हम लोगों ने क्या देखा कि यहां आपका जो कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो फोर्स का रिजल्ट अब ऐसी कंडीशन में हम लोगों के पास ये आ जाता है। मैंने क्या किया, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रखा, डिस्टेंस को सेम रखा, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने मीडियम को बदल दिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, बदल गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका ये कूलॉम कांस्टेंट है ये मीडियम डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए मीडियम को सेम रखा हम लोगों ने, लेकिन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, आधा आधा कर दिया। यहां भी आपका Q1/2 चार्ज, यहां भी आपका Q2/2 चार्ज रहेगा, यानी कि आधा आधा चार्ज हम लोगों ने क्या किया, यहां कंसीडर कर दिया। तो अब हम देखेंगे अभी क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। तो इस तरीके से कूलॉम क्या करता है, कंफर्म करता है कि जो फोर्स है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के अनुसार चेंज होगा, डिस्टेंस के अनुसार चेंज होगा, और इस k के अनुसार चेंज होता है, कूलॉम कांस्टेंट के अनुसार चेंज होता है। अब इस कूलॉम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो एयर के केस में, देखिए ये सिर्फ एयर के केस में या वैक्यूम के केस में हम लोग लिखते हैं, हालांकि दूसरे मीडियम के केस में इस कूलॉम कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और कंसीडर की जा सकती है। आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कूलॉम कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी। तो कूलॉम कांस्टेंट की वैल्यू जो रहती है हम लोगों के पास इन केस ऑफ एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम, वो रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2, और ये वैल्यू हमारे पास आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और ये किसके केस में है, फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम या एयर जैसे मीडियम के केस में ऐसा रिजल्ट हमारा रहेगा। अब यहां एक डेफिनेशन आ जाती है एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट है हम लोग बोलते हैं इसको परमिटिविटी फॉर द फ्री स्पेस। इसको क्या लिखा जाएगा, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस हम एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं, और इसकी जो वैल्यू लिखी जाती है वो होती है हम लोगों के पास 8.854 × 10⁻⁻12, और इसकी अपोजिट यूनिट्स हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर, इसकी यूनिट आ जाती है। अब यहां परमिटिविटी में शब्द आ जाता है परमिट। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मेटल से जोड़ता हूं तो हम लोग देखेंगे कि उस मेटल के अंदर से करंट आसानी से फ्लो कर जाता है। अगर मैं उस करंट कैरिंग वायर को किसी वुड से जोड़ूं, किसी प्लास्टिक के अरेंजमेंट के साथ जोड़ूं, तो हम लोग देखेंगे कि उस प्लास्टिक के अरेंजमेंट से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब मीडियम की विशेषता है, मीडियम की खासियत है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट को परमिट करे या ना करे। ऐसे ही जो विशेषता है उस मीडियम की क्या कहलाती है, परमिटिविटी कहलाती है।
आप समझ चुके होंगे इस बात को। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि चार्ज किसी मीडियम के अंदर से फ्लो करता है तो वो उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, वो चार्ज को पास होने देगा या नहीं होने देगा। चार्ज मीडियम की उसी विशेषता को क्या नाम दिया जाता है, परमिटिविटी नाम दिया जाता है। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैक्यूम के केस में या फ्री स्पेस के केस में या एयर के केस में हम लोग लिखते हैं। तो अलग अलग मीडियम के केस में जो ये वैल्यू हो सकती है परमिटिविटी की, वो अलग अलग हो सकती है। इस कारण कूलाम्ब कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग मीडियम के केस में अलग अलग रहेगी। तो एक दूसरे तरीके से अब हम स्टोरजन बैलेंस एक्सपेरिमेंट की बात कर ले। मान लीजिए इनके बीच में कुछ डिस्टेंस था स्टार्टिंग में, आपका जो ये चार्ज Q1 है और जो आपका ये यहां वाला चार्ज हम लोगों ने क्या माना है, Q2 चार्ज माना है। और हम लोग ये देखें इसके ऊपर मान लीजिए आपको कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी हो सकता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण क्या होगा कि यहां नीचे एंड पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। पहले वाले केस में मैंने क्या किया था, ये दोनों सफेद आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकल टच में थे, इस कारण यहां भी पॉजिटिव चार्ज था, यहां भी पॉजिटिव चार्ज था। अब दूसरे केस में मैंने क्या किया, इनको कुछ दूर रखा, तो मैंने इसको क्या दिया, इस सफेयर को यानी कि इस वाले सफेयर को पॉजिटिव चार्ज दिया और दूसरे वाले सफेयर पे हमने इंडक्शन को देखा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इस टॉर्जन हेड को रोटेट करते हैं तो टॉर्जन हेड को जैसे ही रोटेट करेंगे तो हमने ये देखना है कि कितनी डिस्टेंस तक अट्रैक्शन या इनके बीच में रिपल्सन बना रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन बना रहता है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। अब जो ये मेटालिक सफेयर है ये चार्ज है और पॉइंट भी है, क्योंकि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इन सफेयर्स का जो साइज है वो ना के बराबर है। तो तभी हम लोग बोलते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है किन के बीच में, दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और साथ में हम लोग ऐड करते हैं यहाँ फोर्स उस डिस्टेंस के साथ काम करता है जो डिस्टेंस उनको आपस में ज्वाइन करती है। तो यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फेस टू फेस क्या रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा। यानी कि जो डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस की हम लोग यहाँ इस केस में बात करेंगे, नॉन लीनियर डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। तो जो लीनियर डिस्टेंस है उस लीनियर डिस्टेंस के साथ ही क्या करता है, ये फोर्स एक्ट करता है। तो इस कारण हम कहते हैं कि फोर्स उसी लाइन के साथ लगेगा जो लाइन उन दो चार्ज पार्टिकल्स को क्या करती है, आपस में ज्वाइन करती है। तो देखिए ये हमारे पास कूलॉम्स लॉ के बारे में है। मैंने आप लोगों को कंप्लीटली कोशिश की है कूलॉम्स लॉ के बारे में बताने की। तो चलिए अब इसके अंदर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलॉम्ब फोर्स। तो सबसे पहले मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले के बारे में लिख लेता हूं। हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, वहां हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होता है G(m1m2) by r²। तो देखिए आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां कैपिटल G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि जो इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह एक जैसी वैल्यू को रखे। लेकिन आपका कूलॉम्ब कांस्टेंट कैसा था, ये मीडियम डिपेंडेंट है और ये वाला जो कैपिटल G है आपका वो मीडियम इंडिपेंडेंट है। एक तो डिफरेंस ये हुआ इनके बीच में कि कूलॉम्ब फोर्स आपका मीडियम पे डिपेंड करने वाला फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां आपके केस में, कूलॉम्ब फोर्स के केस में किसकी बात की गई है, चार्ज पार्टिकल्स की बात की गई है। यहां क्या आते हैं, आपके मास ऑब्जेक्ट्स आते हैं। दूसरा केस क्या है इनका कि ये जो कूलॉम्ब फोर्स आपका रिपल्सिव भी हो सकता है नेचर में, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही नेचर में कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। एक डिफरेंस ये भी होता है कि आपका जो कूलॉम्ब फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। जैसे हम लोग सिंपल शब्दों में बात करें, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या कूलॉम्ब फोर्स का जो वैल्यू आती है वो लगभग 10⁻40 टाइम्स है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का।
तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि कूलम्ब फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि अगर एस्ट्रो स्केल के ऊपर हमें जो दिखाई देता है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका दिखाई देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ही दिखाई देता है। और जो आपका कूलम्ब फोर्स है उसकी जो रेंज हो सकती है वो इनफाइनाइट हो सकती है थ्योरेटिकली, क्योंकि आपका कूलम्ब फोर्स जीरो कहां होगा, जहां r की वैल्यू इनफाइनाइट है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो कहां होगा, जहां r की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। तो थ्योरेटिकल रेंज जो आपकी कूलम्ब फोर्स की है वो कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल रेंज की हम लोग बात करें कूलम्ब फोर्स की, तो ये कुछ किलोमीटर तक ही लग पाता है। कहां तक लगेगा, ये कुछ किलोमीटर तक ही जो कूलम्ब फोर्स है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में काम करता है। ये एक्सपेरिमेंटल रेंज रहती है इसकी। और थ्योरेटिकल रेंज इसकी कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। लेकिन आप बात करो ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो जैसा कि मैंने बताया है कि एस्ट्रो स्केल पर ये लागू है। आप ये देखिए कि हमारी अर्थ की और सन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1.5 क्रॉस 10⁻11 मीटर है, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। और इतनी डिस्टेंस पे भी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये काम करता है। तो ऐसे ही हमारी जो गैलेक्सीज हैं उनके बीच में भी क्या है कि किसी ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि अगर रेंज वाइज अगर हम बात करें तो हमें ज्यादा रेंज किसकी दिखाई देगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज दिखाई देगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये थे कुछ डिफरेंस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और कूलम्ब फोर्स के बारे में। तो चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सोल्व करेंगे। तो आप लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए आप अपनी बुक को ओपन रखिएगा और साथ के साथ अपने साथ कॉपी पेन को रखो, ताकि आप लोग नोट करते रहना साथ के साथ कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व कर रहे हैं। मैं स्टेटमेंट को रीड करूंगा और उस स्टेटमेंट को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2-4 न्यूमेरिकल्स में जरूर यहाँ करवाऊं। तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। ये हमें कहता है कि यहाँ एक पॉलिथीन पीस rubbed with wood is found to have negative charge of 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। इसने कहा कि हमें एक पॉलिथीन पीस है जिसको किसके साथ, वूल के साथ, ऊन के साथ क्या किया जाता है, रब किया जाता है। और उस दौरान क्या होता है कि जो वहां वूल पे नेगेटिव चार्ज को फाइंड आउट किया जाता है और उस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू इसने हमें दी है, वो कितनी दी है, Q = 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब इसने यहाँ चार्ज की वैल्यू हमें दी है। फर्स्ट न्यूमेरिकल की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब उसके बाद इसने पूछा क्या हम लोगों से, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, यानी कि किससे किसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हुए उसके बारे में तो हमें पूछा गया है। दूसरे पार्ट में ये कहता है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, वूल से पॉलीथीन की तरफ क्या मास ट्रांसफर हुआ है, ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो देखिए सॉरी मैं वूल से क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। तो वूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो हो सकता है कि वूल पे इतना पॉजिटिव चार्ज आप लोगों से बोला गया है, पॉलीथीन पे कितना चार्ज आएगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए आप लोगों को बताया गया है कि ज्यादातर जो प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हाई वर्क फंक्शन पे होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से एग्जांपल की बात की थी, वो हम लोगों ने स्टडी किया था किसके बारे में, कि जब हम लोग क्या करते हैं प्लास्टिक फोम को रब करते हैं ड्राई हेयर्स के साथ, तो ड्राई हेयर्स पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक फोम पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ हमने क्या किया, पॉलीथीन को रब किया वूल के साथ, तो क्या होगा कि एक साइड से दूसरी साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और आप लोगों को क्या बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो लो वर्क फंक्शन साइड से किसकी तरफ ट्रांसफर होते हैं, हाई वर्क फंक्शन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर करते हैं। तो यहां आपको क्या गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, तो हम लोगों ने किसको फाइंड आउट करना है, N को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कहेंगे कि जब हमने क्या किया, रबिंग की बोर्ड की किसके साथ, पॉलीथीन के साथ, तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा कहां, वूल से किसकी तरफ, पॉलीथीन की तरफ।
पॉलीथीन कौन से चार्ज को प्राप्त करेगी? नेगेटिव चार्ज को प्राप्त करेगी। वूल पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखिए अब n को निकालने के लिए आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या कहता है कि Q किसके इक्वल है? n इंटू में E के इक्वल है। और हमारे पास यहाँ n किसके इक्वल आएगा? Q बाय E के इक्वल आता है। अब आपको क्या गिवन है? Q की वैल्यू गिवन है और E की वैल्यू हम लोगों को पता रहनी चाहिए। 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ कूलम हमारे पास E की वैल्यू होती है। तो चलिए सोल्व करते हैं अब इसको हम लोग। Q कितना हमारे पास? 3 क्रॉस 10⁻⁷ और कूलम लिख लो, उसके साथ यूनिट भी लिखते हैं हम लोग। और E की वैल्यू हमारे पास 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ कूलम है। अब 1.6 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 16/10 और ये 10 कहाँ आएगा? इस 3 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 30 इंटू 10⁻⁷। और आप लोगों को पता है कि जो 10 की पावर -19 है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो इसलिए -7 में मैं +19 को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा और इसको डिवाइड करूंगा कितने से? 16 से। जब हम 30 को किससे डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.875 इंटू 10⁻। अब -7 में +19 है तो कितना बचेगा? +12 बचता है। तो ये आप लोगों के पास किसकी संख्या आ जाती है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन होल से पॉलीथीन की तरफ क्या हुए हैं? ट्रांसफर हुए हैं। तो ये हम लोगों का क्या है? फर्स्ट पार्ट है इस न्यूमेरिकल से। तो सेकंड पार्ट में हम लोग बात करते हैं, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? क्या जो मास है वो ट्रांसफर हुआ है किससे? वूल से पॉलीथीन की तरफ। तो कल हम लोगों ने बात की थी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे मास ट्रांसफर होगा। देखिए जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, उसका मास स्लाइटली क्या होता है? डिक्रीज होता है। और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी होती है, अधिकता होती है, उसका मास स्लाइटली क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब आप लोग बात करते हो एक इलेक्ट्रॉन का मास जो आप लोगों को लिखवाया गया था कल 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो हम सेकंड पार्ट की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना हमारे पास? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। और कितने इलेक्ट्रॉन गए? इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो हम क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसकी प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ? एक इलेक्ट्रॉन की मास के साथ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो मास रिड्यूस हुआ है उसके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट करेंगे तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा? टोटल मास रिड्यूस, टोटल मास रिड्यूस क्या आएगा कि आप लोग n की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे एक इलेक्ट्रॉन के मास के साथ। n हमारे पास कितना है? 1.875 और इनटू 10⁻12 और इसकी मल्टीप्लिकेशन की मैंने किसके साथ? 9.1 × 10⁻31 के साथ। तो जब मैं इस मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट करूंगा 1.875 की मल्टीप्लिकेशन करता हूं किसके साथ? 9.1 के साथ। तो ऐसा करने से हम लोगों के पास जो फाइनली जो आंसर आएगा वो 1.7 × 10⁻18 किलोग्राम इतना मास क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। या मैं ये कह सकता हूं कि पॉलीथीन का इतना मास क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये जो मास रिड्यूस्ड है या इंक्रीज है, एक का रिड्यूस होगा जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन गए हैं उसका मास क्या होता है? रिड्यूस होता है, कम होता है, स्लाइटली चेंज होता है। और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका मास स्लाइटली क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसको हमने यहाँ कंप्लीट किया। अब हम इसके सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। सेकंड न्यूमेरिकल हमें क्या बताएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल हमें कहता है कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज
ऑन ए 3.11 ग्राम कॉपर पेनी। हम लोगों को एक तरीके से कॉपर मेटल का जो मास है वो हमें बताया गया है, और वो मास जो हमें गिवन है वो कितना है 3.11 ग्राम, मास ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद इसने पूछा है हमें कि आपने क्या करना है, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को काउंट करना है कि कितना टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो देखिए मैंने बताया था आप लोगों को इस तरह के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मोल कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो मोल कंसेप्ट हम लोगों को क्या बताता है, मोल कंसेप्ट हमें बताता है कि जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वो किसके बराबर रहते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, और आल्सो इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। यहां n0 किसके लिए है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां किसको काउंट करना है, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स को काउंट करना होगा कि कितने कॉपर के एटम्स वहां प्रेजेंट हैं। तो हमें पता रहना चाहिए किसका मास, कॉपर का मोलर मास। तो यहां आपको जो कॉपर का मोलर मास दिया गया है वो 63.5 दिया गया है। कितना दिया गया है, 63.5 कॉपर का मोलर मास आप लोगों को गिवन है, और गिवन मास आपका कितना है 3.11 ग्राम है। एवोगाड्रो नंबर हमें पता रहना चाहिए कि हमारे पास एवोगाड्रो नंबर की कितनी वैल्यू होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो n है वो किसके बराबर आ जाएगा, m बाय कैपिटल M और इनटू में n0। हमें m कितना दिया गया है 3.11 और मोलर मास कितना हमारे पास 63.5। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हम लोग कितनी लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। ये हम लोगों के पास क्या आ जाता है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आ जाती है। अब आपके पास ऐसा करने से किसकी संख्या आ जाएगी, ये नंबर ऑफ कॉपर एटम्स आ जाएंगे आप लोगों के पास। हम लोगों ने सबसे पहले किसको निकाला, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स को निकाला। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉपर एटम्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2.95 into 10⁻22 के आसपास आ जाता है। ये रिजल्ट सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 2.95 into 10⁻22 के आसपास हम लोगों के पास ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमने ये देखना है कि एक कॉपर एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हैं, क्योंकि इसने पूछा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बताओ कितना है। तो हमने क्या देखना है, एक कॉपर एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात करनी है। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। कितने कॉपर के एटम हमारे पास, इतने कॉपर के एटम हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक एटम के एटॉमिक नंबर से यानी कॉपर के जो 29 एटॉमिक नंबर है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा कॉपर के एटम, जो एटम्स आपको निकाले हैं आप लोगों ने उसके साथ हम लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। तो हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी यहाँ इस केस के अंदर n की वैल्यू आ जाएगी 29 इंटू में 2.95 इंटू 10⁻22। ये आपके पास n की वैल्यू आ जाती है। अब हम लोगों ने निकालना है किसको है, टोटल चार्ज निकालना है, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हम लोगों के पास कितना है। तो हमारे पास क्या कहता है हमें, ये होता है किसके इक्वल, n इंटू में a के इक्वल। n कितना हम लोगों के पास 29 इंटू 2.95 इंटू 10⁻22 और इंटू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो ये आंसर आ जाएगा 1.37 इंटू 10⁻5 कूलम के आसपास हमारे पास ये आंसर आ जाता है 1.87 इंटू 10⁻5 कूलम के आसपास ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉरी 1.37 है ये, 1.37 इंटू 10⁵ कूलम के बराबर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल है जो हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे बात की है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इससे संबंधित थर्ड न्यूमेरिकल की बात करें।
थर्ड न्यूमेरिकल जो आप लोगों को बताना है ये है कि आपकी जो एक कूलम जो यूनिट है चार्ज की ये प्रैक्टिकली बिगर है या नहीं है, इसको हम लोगों ने जस्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है कि 1 कूलम इज द बिगर यूनिट। तो देखिए आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है कि 1 कूलम चार्ज आपके पास कितना है चार्ज, 1 कूलम। तो हम लोग बात करें, हम लोगों को बताया गया क्या वो किसके बराबर है, 1 कूलम के बराबर है। और ये ग्रेट बिगर यूनिट है या नहीं है इसके बारे में हम कंक्लूड करते हैं मैथमेटिकली, हम लोगों ने इसके बारे में कंक्लूड करके बताना होगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 कूलम के अंदर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को बता दूं कि इतने चार्ज पार्टिकल्स वहां प्रेजेंट हैं, तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि 1 कूलम ग्रेटर है या नहीं है। तो देखिए आपके पास n की वैल्यू किसके बराबर होती है, Q बाय E के बराबर होती है, और आप Q कितना आपके पास 1 कूलम, और E की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हम लोगों के पास मैंने लिख दिया 100/16 × 10⁻18। कैसे, ये -19 ऊपर जाएगा, इसको मैं 16/10 लिखूंगा, यहां से मैं एक 10 को कंसीडर करूंगा, तो ये मेरे पास 100/16 × 10⁻18 आ जाता है। और जो मैं 100 को 16 से भाग करता हूं तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। तो इतने वहां चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है 1 कूलम के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिकली कि जो 1 कूलम है वो बिगर यूनिट है चार्ज के लिए, क्योंकि 1 कूलम में इतने ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने यहाँ क्वांटाइजेशन रिफ्लेक्टिव चार्ज पे क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाइक जरूर करना। और हम कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों को हमारे द्वारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, और आप कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आप लोगों को कितना % जो हमारे द्वारा बताया गया कंसेप्ट समझ में आता है। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।